अब समाकलन की दूसरी विधि हम करते हैं। पहली विधि हमने करी थी प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम समाकलन करते हैं। अब दूसरी विधि है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। जब भी हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन की बात आती है तो केवल परिमेय फलनों का ही हम आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन करते हैं। यानी परिमेय फलन हमारे पास कोई px बट्टे qx इस प्रकार से है, जहां पर px की घात qx से कम है, यानी उचित परिमेय फलन है। यानी px की जो घात है वो qx से कम है, तो इनको हम आंशिक भिन्न विधि द्वारा करते हैं। उचित आंशिक भिन्न का मतलब ये हुआ, यानी परिमेय फलन उचित है, इसका मतलब ये हुआ कि अंश की घात हमेशा हर से कम होनी, यानी जैसे x - 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस प्रकार का अगर आंशिक भिन्न है तो x की घात हमें दिख रही है, अंश की घात यहाँ पर 1 है और हर की घात 2 है, तो ये उचित परिमेय फलन है। अगर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इस प्रकार के दो अगर हमारे पास इस प्रकार का अगर परिमेय फलन है तो ये उचित परिमेय फलन नहीं है। यहाँ पर अंश और हर की घातें बराबर है। तो इस तरह के फलनों को हम सबसे पहले लंबी भाग विधि से इसको भाग कर देंगे और भाग देने के बाद हम इस परिमेय फलन px को px बट्टे qx को ऐसे लिखेंगे कि कुछ हमारे पास कोशेंट आएगा, उस कोशेंट को tx अगर हम कह देते हैं। अब नया जो हमारे पास परिमेय फलन सपोज आया है धन p1x बट्टे q1x इस प्रकार से हम qx ये qx ही रहेगा, ये जो शेषफल बच जाएगा वो तो आपका p1x है और हर वही रहा qx। इस प्रकार से हम इसको ले देते हैं। जैसे मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये था एक मिनट के लिए, इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखा एक बार भाग गया तो ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, इसको घटा देते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ये आया -2। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम ऐसे लिख देंगे कि इसका जो भागफल आया 1 और शेषफल आया ऋण 2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब ये मानक सूत्र है, इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इस प्रकार से हम परिमेय फलनों का समाकलन करेंगे। अब परिमेय फलन दो प्रकार से हो सकते हैं, उचित परिमेय फलन और विषम परिमेय फलन। एक होता है उचित परिमेय फलन, प्रमेय फलन, उचित परिमेय फलन और दूसरा होता है विषम परिमेय फलन। अगर उचित परिमेय फलन है सीधे हम उसके आंशिक भिन्न करेंगे। आंशिक भिन्न करने का क्या तरीका अभी देखते हैं। और अगर वो विषम परिमेय फलन है, यानी जब अंश की घात हर के बराबर या उससे ज़्यादा है, तो सबसे पहले भाग दे के हम उसको में से भागफल को निकाल लेंगे और हमेशा जब भी जो बचा हुआ हमारे पास परिमेय फलन होगा वहाँ पर अंश की घात हर से कम होनी चाहिए, तब तक हम उसको भाग करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। अब परिमेय फलन के आंशिक भिन्न कैसे करेंगे इस पर सवाल है। हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ px बट्टे qx, इस प्रकार आंशिक भिन्न हमारे पास इस प्रकार का परिमेय फलन होगा, उसको हम इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे कैसे किसी परिमेय फलन को। इसके सेट फॉर्मूले हैं, किस प्रकार से करेंगे। पहली कंडीशन ये है, अगर हमारे पास परिमेय फलन ऐसे है px प्लस q बटे हर में इस प्रकार से दो लीनियर फैक्टर है x माइनस a x माइनस b है, तो आंशिक भिन्न को हम ऐसे लिख देंगे a बट्टे एक्स माइनस ए धन b बट्टे एक्स माइनस बी। फिर से हम इनकी तुलना करके जो है इसको एक बार और सॉल्व कर देते हैं, तो px धन q बट्टे एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी बराबर, यहाँ लॉसो ले लेते हैं अगली बार। यानी मेरा काम क्या है, आंशिक भिन्न तो यही होंगे, मेरा काम है अब a और b का मान निकालना। a और b का मान निकालने के लिए हम इसका लॉसो ले लेते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। दाईं ओर ये हो जाएगा a गुणा एक्स माइनस बी धन b गुणा एक्स माइनस ए। अब इनको तुलना करते हैं तो px धन q बराबर मेरे पास आया a गुणा एक्स माइनस बी धन b गुणा एक्स माइनस बी b गुणा एक्स माइनस ए, ये मेरे पास आया। अब ये हमारे पास सर्वसमीका हो गई। इस सर्वसमीका में किसी प्रकार से, क्योंकि जो सर्वसमीका होती है वो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है,
अब इसमें से किसी प्रकार से हम इन अचरों ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे। या तो हम चरों का स्वेच्छ मान रख लेंगे या फिर इनकी एक्स और अचरों की तुलना करके हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले प्रकार का ये मैंने मेथड आगे बताई, लेकिन जो सेट फॉर्मूला है वो ये है। यदि हमारे पास परिमेय फलन पी एक्स धन क्यू बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी हर में दो लीनियर फैक्टर हैं और अंश का घात कम है, तो उसमें हम आंशिक भिन्न लिखेंगे ए बटे एक्स माइनस ए धन बी बटे एक्स माइनस बी। अगर इसमें एक और गुणनखंड जुड़ जाए, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी भी हो जाए, तो एक और हो जाएगा कैपिटल सी अपॉन एक्स माइनस सी, एक और जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो लॉस ऑफ लेते समय उसको हम फिर लॉस ऑफ जो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। पहले प्रकार का ये होगा हमारे पास परिमेय फलन। अगर दूसरे प्रकार का आंशिक हमारे पास परिमेय फलन ऐसे है कि पी एक्स धन क्यू बटे एक्स माइनस ए का वर्ग, यानी एक ही गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है। पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर हमारे पास परिमेय फलन है, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि a बट्टे ये गुणनखंड x माइनस ए देन b बट्टे x माइनस ए का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम आंशिक भिन्नों को लिख देंगे, यानी इस परिमेय फलन को इस आंशिक भिन्नों में लिख के फिर a और b के मान ज्ञात करेंगे। वो इसी प्रकार लॉस हो लेंगे, ज़रा सवालों में करेंगे कैसे हल करना। इसका लॉस हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर और इसको गुणा करके x माइनस ए स्क्वायर हर में कट गया, अंशों की तुलना कर देंगे। फिर से हम a और b के मान निकाल लेंगे। तीसरे प्रकार का हमारे पास परिमेय फलन ऐसे हो सकता है कि अंश एक द्विघात व्यंजक है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बट्टे, यानी अंश एक द्विघात व्यंजक है और हर एक तीन घाती व्यंजक है, यानी एक गुणनखंड की तो पुनरावृत्ति हो रही है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। इस प्रकार से तो जो हर का घातांक होगा उतने ही अचर आएंगे। जब हम इसके आंशिक भिन्न करेंगे अचर उतने होंगे जो कि हर की घात होगी। हर की घात 3 है, तो पहला जो आंशिक भिन्न होगा a अपॉन एक्स माइनस ए होगा। दूसरा जो आंशिक भिन्न होगा b बट्टे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होगा। तीसरा c बट्टे एक्स माइनस बी। इस प्रकार से हम इसके आंशिक भिन्न को लिखेंगे। फिर इसका जो लॉस होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी होगा। इनकी आपस में हर को काट के अंश में जो है तुलना करके हम ए बी सी के मान ज्ञात कर लेंगे। और चौथे प्रकार का है, देखिए पहले प्रकार में है हमारे पास हर में दो लीनियर फैक्टर हैं, दूसरे में हर में किसी एक गुणनखंड की जो पुनरावृत्ति हो रही है ये एक्स माइनस का स्क्वायर, यहाँ पर एक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, यानी ये तीन घाती व्यंजक है। चौथा है हमारे पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अंश है और हर एक तीन घाती व्यंजक ऐसे है। एक तो एक घाती व्यंजक है एक्स माइनस से लीनियर फैक्टर है और एक द्विघाती व्यंजक इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके कि आप गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे हमें देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप गुणनखंड नहीं कर सकते आप इसके। इसी प्रकार का व्यंजक होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है तो इसको ऐसे लिखते हैं। एक जो अब देखिए इसकी घात 3 है तो 3 अचर होने चाहिए आंशिक भिन्न में, ए बट्टे एक्स माइनस से, और जो दूसरा आंशिक भिन्न होता है उसका अंश तो हमारे पास एक घाती व्यंजक होगा बी एक्स प्लस सी। बी अचर है गुणा एक्स धन सी, एक घाती व्यंजक, और हर यही द्विघाती व्यंजक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें से हम किसी प्रकार से ए बी सी के मान ज्ञात करके इनको हल करते हैं। ये आंशिक भिन्न विधि से हम किसी परिमेय फलन का समाकलन करने के लिए हम इस प्रकार से सबसे पहले आंशिक भिन्न करेंगे, फिर उनको हल करेंगे। एक बार फिर देखिए कि आंशिक भिन्न विधि से आंशिक भिन्नों के द्वारा हम समाकलन कैसे करेंगे। ये निर्भर करता है कि हमारे पास दिया गया परिमेय फलन किस प्रकार का है, उस प्रकार के हमारे आंशिक भिन्न बनेंगे। यदि हमारे पास परिमेय फलन इस प्रकार से है कि अंश एक घाती व्यंजक है पी एक्स प्लस क्यू, हर के दो लीनियर फैक्टर हो सकते हैं। ये देखा आपको एक घाती गुणनखंड होगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो आंशिक भिन्न हो जाएंगे ए बटे एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी। अब इसका लॉसॉ लेके हम ए और इसकी तुलना करके ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे। अब ये सवाल में हम देखते हैं। दूसरे प्रकार का हमारे पास
परिमेय फलन ये हो सकता है कि हर में किसी एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, पी एक्स धन क्यू बटे एक्स माइनस ए का वर्ग। तो जो आंशिक भिन्न के होंगे वो इस प्रकार से a बटे एक्स माइनस ए और दूसरे में b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये 3 घात होता तो ये एक्स माइनस ए, बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी बटे एक्स माइनस सी का होल क्यूब हो जाएगा। ऐसा सवाल है नहीं हमारे इसमें इस बुक में। और तीसरे प्रकार का ये हो सकता है कि अंश एक द्विघात व्यंजक है और हर एक 3 घातीय व्यंजक है और यहाँ पर एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है और एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अब हर की घात 3 है तो अचर भी 3 होंगे। तो पहला हो जाएगा a बट्टे एक्स माइनस ए, जैसे हमने इसमें किया था पहले वाले में एक्स माइनस ए का वर्ग था, तो a बट्टे एक्स माइनस ए, b बट्टे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तीसरा c बट्टे एक्स माइनस बी। और चौथे प्रकार का ये है यानी अंश कोई द्विघाती व्यंजक है, ये द्विघाती न भी हो, अगर ये एक घाती व्यंजक भी है तब भी तरीका यही होगा। ये आइडियल कंडीशन में लिखी है कि ये इससे कम होना है इससे घात को। इससे कम का मतलब 2 घात का भी हो सकता है, 1 घात का भी हो सकता है और 0 घात का भी हो सकता है, यानी 1 बट्टा ऐसा भी हो सकता है। तो उस स्थिति में एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है और एक द्विघाती व्यंजक है जहाँ पर एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी के गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, यानी इस प्रकार का व्यंजक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जिसके आप गुणनखंड नहीं हो सकते, लीनियर फैक्टर जिसके नहीं हो सकते हैं। तो एक तो हमारे पास हो जाएगा आंशिक भिन्न a बट्टे एक्स माइनस ए, दूसरा जो अंश होगा वो एक घाती व्यंजक होगा, b बट्टे एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी नहीं होगा बल्कि बी एक्स धन एक कांस्टेंट c बटे एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी होगा। इस प्रकार से हम आंशिक भिन्न करेंगे। अब इस पर आधारित एक सवाल करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 बट्टे x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, ये एक परिमेय व्यंजक है हमारे पास। दिख रहा है हर की घात 3 है, अंश की घात 2 है, तो ये उचित परिमेय फलन है। तो आंशिक भिन्न कैसे लिखेंगे? 3x माइनस 2 बट्टे x प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणा x प्लस 3। तो आंशिक भिन्न होंगे हर की घात 3 है, एक गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो a बट्टे एक्स प्लस 1 धन b बट्टे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर धन तीसरा c बट्टे एक्स प्लस 3। ये आंशिक भिन्न इस प्रकार से हो जाएंगे। अब दाईं ओर तो ये रहा 3x माइनस 2 बट्टे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणा x प्लस 3, यही रहा। दाईं तरफ अब हर का लॉसो ले लेते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का लॉसो x प्लस 1 होल स्क्वायर, एक गुणनखंड और है x प्लस 3, तो ये लॉसो हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर गुणा x प्लस 3। अब x प्लस 1 से इसे भाग करेंगे तो बचेगा x प्लस 1 गुणा x प्लस 3, x प्लस 1 गुणा x प्लस 3 गुणा a धन b गुणा x प्लस 1 से इसे भाग x प्लस 1 का वर्ग से इसे भाग करेंगे तो बचा x प्लस 3, तो b गुणा x प्लस 3 धन c गुणा x प्लस 3 से इसे भाग करेंगे तो बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यानी हर दोनों समान है, ये अगर कैंसिल हो जाते हैं तो 3x माइनस 2 बराबर हो जाएगा a गुणा x प्लस 1 x प्लस 3 धन b गुणा x प्लस 3 धन c गुणा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक सरल समीकरण बन गई है। इस सरल समीकरण में हमें a b c इन 3 अचरों के मान ज्ञात करने हैं। देखिए ये अगर सरल समीकरण है तो एक तरीका तो ये है कि हम दोनों ओर के गुणांक जो हैं, दोनों ओर के जो गुणांकों की, तो ये एक अगर सरल समीकरण है तो हमें दोनों ओर से x के गुणांकों की तुलना करनी होगी या x के गुणांक x स्क्वायर के गुणांक और अचरों की तुलना करनी होगी दोनों ओर से। और अगर दूसरा तरीका ये है, अगर ये एक सरल समीकरण है तो ये x के यानी स्वतंत्र चर के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य होगा। स्वतंत्र चर क्या है? x। तो हम अपनी सुविधा से स्वतंत्र चर, क्योंकि ये स्वतंत्र चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, सरल समीकरण की परिभाषा यही होती है कि सरल समीकरण स्वतंत्र चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। जिसलिए मैंने कहा x माइनस a का होल स्क्वायर है तो ये बराबर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax धन a स्क्वायर आया। आप x और a को कोई भी मान दे दीजिए, ये हमेशा सत्य रहेगा। तो वही बात यहाँ भी है, ये स्वतंत्र चर x के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, ये एक सरल समीकरण है। तो
हम x के मान अपनी सुविधा के अनुसार ऐसे चूज कर लेते हैं जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान होगा। तो हम ये मान लेते हैं x अगर मैं -1 रखने पर x -1 रखने पर ये शून्य हो जाएगा और ये शून्य हो जाएगा, b का मान निकल आएगा। x -1 बाईं ओर हो जाएगा, -3 ऋण 2 बराबर ये शून्य हो जाएगा, धन b गुणा -1 धन 3 और ये भी शून्य हो जाएगा, धन 0 यानी -5 बराबर 2b। इसे b का मान हमें मिल गया -5/2। अब इसी प्रकार से x -3 ले सकते हैं हम। x -3 रखने पर बाईं ओर आया आपके पास 3 गुणा -3 यानी -9 कर लेता हूं, ठीक है। x मैंने -3 रखा तो -9 ऋण 2 बराबर ये शून्य हो जाएगा। x -3 रखा, ये a से गुणा हो रहा, शून्य हो गया, धन b भी शून्य हो गया, धन c गुणा -3 धन 1 का वर्ग यानी -11 बराबर -2 का वर्ग 4c। इसे c बराबर आया ऋण 11/4। तो दो मान तो हमने निकाल लिए इस प्रकार से। अब ऐसा स्वतंत्र x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए कोई एक व्यंजक, जैसे मैंने x -1 रखा तो ये दो शून्य हो गए, b का मान निकल आया। अब x मैंने 3 रखा तो ये दो शून्य हो गए, c का मान निकल आया। इस प्रकार से हमने x के मान चूज करे यहाँ पर। अब ऐसा x का कोई मान नहीं है जिससे कि दूसरा कोई एक शून्य हो जाए, इसलिए अब गुणांकों की तुलना करते हैं हम। हमें c चाहिए तो c हमने निकाल लिया, b हमने निकाल लिया, तो a चाहिए। तो हम a के लिए अचरों की तुलना भी कर सकते हैं और हम a के लिए x² के गुणांकों की तुलना भी कर सकते हैं। x² के गुणांकों की तुलना करने पर बाईं ओर तो x² वाला पद है ही नहीं, शून्य हो गया। दाईं ओर x² वाला पद ये आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो a गुणा x², ये आएगा x² धन 5x धन 3 आएगा ये। तो हमें x² वाला पद चाहिए तो a गुणा x² के बाहर से a से गुणा हुआ तो ax², तो x² गुणांक a हुआ। तो b गुणा x+3, यहाँ तो x² मिलेगा नहीं, धन इसका हम वर्ग करेंगे x प्लस c गुणा x+1 होल स्क्वायर करेंगे। अगर x+1 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे ये हमें पद देगा x² धन 2x धन 1, यानी x² वाला पद यहाँ भी मिलेगा। x² के बाहर से c है तो इसका गुणांक हो जाएगा c। तो यानी मुझे a का मान चाहिए था तो a बराबर हमारे पास आया -c और c हमने ऑलरेडी निकाल रखा -11/4, इसे c बराबर हो जाएगा माइनस और -11/4 यानी 11/4, ये c का मान हुआ। तो इसलिए हमारे पास 3x - 2 बटे x+1 का होल स्क्वायर गुणा x+3 बराबर हमारे पास मिला a, यानी 11/4 गुणा 1/x+1 पहला पद, धन b हमने निकाल रखा है -5/2 गुणा 1/x+1 का होल स्क्वायर, धन c का मान हमने निकाल रखा है ऋण 11/4 गुणा 1/x+3। इस प्रकार से हम यह a, यह b और यह c, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 बट्टे x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3, यही सवाल था हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 बट्टे x+1 होल स्क्वायर x+3 dx, इसी को इंटीग्रेट करना था हमें। 3x - 2 x+1 होल स्क्वायर x+3 dx, और अब ये चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x - 2 x+1 होल स्क्वायर 3x+3 dx। अब इसके हमने आंशिक भिन्न लिख दिए, ये है 11/4 1/x+1, 11/4 जो है इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे x+1, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इस पूरे का इंटीग्रेशन हुआ तो 11/4 बाहर आ गया, अचर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे x+1। दूसरे -5/2 अचर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे x+1 का होल स्क्वायर।
इसको इंटीग्रेट किया, ऋण 5/2 बाहर आ गया, dx बट्टे एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर ऋण 11/4 बाहर आ गया, ऋण 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टे एक्स प्लस 3, इनको हमें इंटीग्रेट कर देना, बराबर 11/4, ये dx बट्टे एक्स प्लस 1 है, dx बट्टे एक्स का log x होता है, इसलिए dx बट्टे एक्स प्लस 1 का हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव 1 ही है। आप इसे संयोजित फलन देख रहे हैं तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही है, तो log ऑफ x प्लस 1 हुआ, माइनस 5/2। अब ये 1/x² का इंटीग्रेशन है असल में, ठीक है, यानी x की घात जब आप -2 को इंटीग्रेट करते हैं तो जाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यानी -1/x हो जाता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, तो ये जाता x + 1 की घात -2 + 1 बट्टे -2 + 1, याद रहता है तो आप सीधे -1/x लिख सकते हैं, या फिर ऐसे करिए, ये घात ऊपर गई, -2 + 1 बट्टे -2 + 1, x की घात n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस 11/4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, जैसे dx बटे एक्स प्लस 1 का हुआ वैसे ही इसका भी इंटीग्रेशन होगा। अब इन दो पदों को एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों में हमें दिख रहा है 11/4 कॉमन है, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, इन दो पदों को एक साथ लिख देते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5/2 और x प्लस 1 की घात -1 हुआ तो 1/x प्लस 1 कर देते हैं। वैसे भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx बराबर -1/x होता है, अगर याद रख सकें, नहीं तो ऐसे करिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो फाइनल इंटीग्रेशन हमारे पास आया 11/4, और log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log ऑफ m बट्टे n x प्लस 3, log m माइनस log n बराबर log m बट्टे n, x प्लस 1 बट्टे x प्लस 3 धन 5/2 गुणा x प्लस 1 प्लस c। इस प्रकार से हम आंशिक भिन्न विधि से फलनों का समाकलन करते हैं। आप इसको इन जो मानक सूत्र हैं उनको ध्यान रखिए, इसके जो उदाहरण हैं वो सवाल करिए, अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सवाल करेंगे।